अब नहीं तो कब। यू आर विद मी आयुषी अग्रवाल एट लेक्चर नंबर 14। हाँ, लेट मी एक बार नंबर मैंने आपको बताया ही, वैसे भी आई एम वीक एट नंबर्स, है ना। तो लेक्चर नंबर 14 की स्टार्ट करते हैं। ये लेक्चर वेक्टर्स के केस में आपका लास्ट लेक्चर होगा, लेकिन क्योंकि वो छोटा सा टॉपिक बचा है अभी इस वेक्टर्स में, तो आई विल कंटिन्यू अनदर टॉपिक इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर इटसेल्फ। ठीक है, पहले वेक्टर्स में जो छोटी छोटी चीजें बची हैं वो एक बार देख लीजिए। जिन बच्चों ने लास्ट के लेक्चर्स नहीं देखे हैं उनको बता दूं, पिछले कुछ लेक्चर से या कुछ वीडियो से वी आर टॉकिंग अबाउट द वेक्टर्स दैट एक्ट एज अ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन ऑर्डर टू कैरी योर फॉरेन डीएनए और इंसर्ट टू द पर्टिकुलर सिस्टम दैट इज द होस्ट सेल। उन्हीं होस्ट सेल के बारे में मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी अभी इसी लेक्चर में। तो उन वेक्टर्स की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं या ऐसे कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं इनफैक्ट जिसको आप यूज कर सकते हैं टू ट्रैवल और यू टू मेक योर डीएनए कैरी इनटू दी होस्ट सेल। ठीक है, बहुत सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं, थोड़ी सी चीजें बची है। देखिए जरा, वायरल वेक्टर्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो प्लांट वायरल वेक्टर्स और एनिमल वायरल वेक्टर्स, ये दो छोटे छोटे से टॉपिक बचे हैं, इसके बारे में देखो जरा। प्लांट वायरल वेक्टर्स, although this particular system or the virus in case of plants act as a limitation, but to a limited extent you can use that. अब इसका यूज इतना लिमिटेड क्यों है उसका रीजन भी ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए। अनलेस एंड अंटिल यू आर अवेयर विद द रीजन यू विल नॉट रिमेम्बर इट एट अ लॉन्गर रन। ठीक है, तो रीजन क्या है? जो प्लांट के केस में वायरल वेक्टर्स अवेलेबल हैं, दोज वायरस कंटेन्स डीएनए और those virus contain their genetic material in the form of RNA, and you all know very well कि it is very difficult or it becomes what you can say cumbersome to handle this particular genetic material or to work with this RNA। रीजन मैं आपको पहले की वीडियोस में दे चुकी हूँ, तो आई विल नॉट रिपीट। ठीक है, लेकिन जो कुछ थोड़ा बहुत एक्सटेंट तक आप इस वायरस को प्लांट्स के केस में यूज कर सकते हैं, उसके भी नेम देख लीजिए एक बार। Those viruses include RNA virus here, but still you can use to some extent. That is PMV, tobacco mosaic virus. टोबैको प्लांट को इन्फेक्ट करता है ये पर्टिकुलर वायरस, मोज़ेक बना देता है उसमें, इसीलिए उसके बेसिस पर उसका नाम रख दिया टोबैको मोज़ेक वायरस। दूसरा है कैम्वी, कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस। ठीक है, इसके अलावा एक दो क्या, एक ही और है, कौन सी जनरल कैटेगरी है, जेमिनी वायरस। ये भी यूज होता है प्लांट्स के केस में, बट आई हैव टोल्ड यू टू अ लिमिटेड एक्सटेंट। ठीक है, रीजन आपको मैंने बता दिया। अब इसके अलावा दूसरा जो टॉपिक बचता है वेक्टर्स के केस में, दैट इज इन केस ऑफ एनिमल एंड दैट टू एनिमल वायरल वेक्टर्स। ठीक है, अब एनिमल्स के केस में वायरस का रिसेंटली बहुत यूज होने लगा है, ऑल्दो इट बिकम्स अ लिटिल ट्रिकी टू हैंडल वायरसेस। सिर्फ वेक्टर्स के केस में नहीं है, वायरस को वैसे भी हैंडल करना लैबोरेटरीज में थोड़ा ट्रिकी होता है, और ये बात आजकल तो आपको समझ में आ ही रही है जब ये टाइम चल रहा है, एंड यू आर वेरी वेल अवेयर कि वायरसेस को हैंडल करना कितना डिफिकल्ट भी नहीं बोल सकते आप। एक्चुअली वायरस की कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जिसकी वजह से उनका जो पाथवे है या उनका जो बिहेवियर है उसको ट्रेस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसीलिए यूजुअली यूज नहीं की जाती ये वायरसेस या वेक्टर्स। ठीक है, तो सबसे पहला जो एनिमल के केस में वायरल वेक्टर यूज किया गया था दैट वाज इन 1979। ठीक है, और वो वायरस जो है वो वायरस था SV40, क्या SV40, सीमियन वायरस 40। चिंपैंजी के केस में इसको मंकी या चिंपैंजी, ऐसे मंकी याद रख लो, चिंपैंजी जाने दो। मेमेलियन सेल्स को इन्फेक्ट करने के लिए इस वायरस को यूज किया गया था, मंकी के ऊपर टेस्ट किया गया था। उसके बाद बहुत सारे ऐसे वायरसेस आए या डिस्कवर किए गए जिनको आप एज अ वेक्टर यूज कर सकते हो। कहीं कहीं पर अगर देखो वायरस के केस में जो एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो आपको ध्यान में रखनी है, इफ एट ऑल यू बिकम सक्सेसफुल टू यूज दैट पर्टिकुलर थिंग या यूज दिस वायरस एज अ वेक्टर, तो वायरस से अच्छा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपको पता है वायरस जो सेल्स है उनको इन्फेक्ट बहुत अच्छे से करते हैं, है ना। लेकिन अगर वो फेल हो गया तो फिर वो डिसीज कॉज करेगा, जिसके चांसेस थोड़े ज्यादा होते हैं वायरस के केस में आगे, बिकॉज यू कैन नॉट ट्रेस इट्स बिहेवियर, यू कैन नॉट एंटूट इट्स पाथवे। ठीक है, तो और
CD40 के अलावा और कौन कौन से ऐसे वायरस हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं? तो दैट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ एडिनो वायरस। उसके अलावा आते हैं हमारे रेट्रो वायरस, है ना, पैपिलोमा वायरस, पैपिलोमा। तो ये कुछ ऐसी कैटेगरीज हैं वायरस की जिनमें आप यूज कर सकते हैं। एक और है कौन सा? बैक्यूलो वायरस, ठीक है। इन सारे को आप एज अ वेक्टर यूज कर सकते हैं, अगेन विथ सम ऑफ द अदर लिमिटेशंस, राइट। सो विथ दिस आवर वेक्टर टॉपिक हैज बीन क्लोज्ड। नाउ वी आर गोइंग टू शिफ्ट ऑन yet another tool of our DNA टेक्नोलॉजी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं या फिर आपको एक बार रिमाइंड करा दूं कि अभी तक हम ये जितना भी कुछ पढ़ रहे हैं दैट इज ऑल इंक्लूडेड अंडर द टूल्स ऑफ आर डीएनए टेक्नोलॉजी। आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने से लेकर उसको ट्रांसफर से लेकर उसके डिजायर्ड प्रोडक्ट तक क्या क्या औजार चाहिए वो हम डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ इट इज द टाइम टू स्टार्ट येट अनदर टूल एंड दैट टूल इज व्हाट? दैट टूल इज होस्ट सेल, है ना। ये होस्ट सेल अभी तक हम कई बार यूज कर चुके हैं। अब इसको एक सेपरेटली भी देख लीजिए ताकि जो भी थोड़ा कुछ कुछ बचा है उसको आप असेंबल करके एक बार देख लें कि एक्चुअली में ये होस्ट सेल क्या होता है। देखो, आपका आरडीएनए बन गया, आपने उसको वेक्टर के साथ लाइगेट कर दिया आपके फॉरेन डीएनए को। अब उसको ट्रांसफर कराना है किसी ऐसे लिविंग सिस्टम में कि वो रेप्लिकेट हो जाए या फिर मल्टीप्लाई हो जाए, जिसको आप बोलते हैं क्लोनिंग। उसके लिए आपको चाहिए एक ऐसा सिस्टम जो उस रेप्लिकेशन को फिजिबल बनाए या जो उस डिवीजन को फैसिलिटेट करे। उसी पर्टिकुलर लिविंग सिस्टम को हम बोलते हैं होस्ट सेल, क्योंकि वो उस पर्टिकुलर आरडीएनए को होस्ट करेगा, इसलिए एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब आप ये भी पढ़ चुके हैं कि ये जो होस्ट सेल होते हैं वो फेवरेट ऑर्गेनिज्म कौन सा है एज अ होस्ट सेल? यू नो इट वेरी वेल। बताओ, बहुत सारे बच्चों ने लिख भी दिया होगा क्या है वो फेवरेट ऑर्गेनिज्म। दैट इज ई कोलाई, है ना। ये ई कोलाई बहुत अच्छा बैक्टीरिया, बहुत अच्छा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बहुत अच्छा क्या बोल सकते हैं, एक आप हैंड ऑन टेक्निक है या हैंड ऑन ऐसा सिस्टम है जिसको लैबोरेटरीज में आंख बंद करके ले लिया जाता है टू टेस्ट एनीथिंग इफ एट ऑल इट इज फिजिबल टू यूज ऑन दिस पर्टिकुलर सिस्टम, ठीक है। ऐसा क्यों है वो भी अभी बताऊंगी। पहले थोड़े से और होस्ट सेल के बारे में एक ब्रीफिंग दे देती हूँ। होस्ट सेल है, उसके अलावा आपने देखा ईस्ट का सेल है, वो यूज किया जाता है। फिर प्लांट और एनिमल सेल्स तो है ना। अब देखो जरा, सबकी अपनी अपनी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, बिकॉज यू आर डीलिंग विद दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट विच रिक्वायर्स कि यू नो ईच एंड एवरी माइन्यूट डिटेल एज पर योर सिलेबस और एज पर योर लेवल। अब देखो, ई कोलाई फेवरेट ऑर्गेनिज्म क्यों है रिसर्चर्स के लिए? इसलिए सबसे पहला तो इसका डबलिंग टाइम सिर्फ 20 मिनट। 20 मिनट में ई कोलाई डबल हो जाता है एंड यू नो इट शोज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, 2 टू द पावर n में होती है इसकी ग्रोथ। आप बहुत जल्दी जल्दी इसके बैक्टीरिया को ले सकते हैं, नया बैक्टीरिया बन जाता है। और अपने डबलिंग टाइम के साथ साथ इसके अंदर जो हमने बैक्टीरिया डाला है वो भी डबल होता है। दैट मीन्स जब आप क्लोनिंग का एक्सपेरिमेंट करेंगे तो यू गेट वेरी मेनी रिकॉम्बिनेंट और वेरी मेनी क्लोन्स इफ यू आर यूजिंग दैट पर्टिकुलर रिकॉम्बिनेंट इनटू द ई कोलाई। ये हो गया एक रीजन क्यों इतनी फ्रीक्वेंटली यूज किया जाता है। दूसरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे तो सारे ही इंपॉर्टेंट है लेकिन हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ई कोलाई का जो जेनेटिक मेकअप है या उसका जो जेनेटिक सिस्टम है वो पूरा का पूरा स्टडी किया जा चुका है अच्छे से। तो इफ एट ऑल, देखो एक्सपेरिमेंट्स क्या होते हैं? एक्सपेरिमेंट होते हैं यू आर ट्राइंग समथिंग न्यू, इधर यू स्टार्ट विद द हाइपोथेसिस, व्हाटएवर यू आर प्लानिंग ईदर इट विल वर्क और विल नॉट वर्क, ठीक है। यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर बोथ द थिंग्स। अगर काम किया तो ठीक, काम नहीं किया तो यू कैन बैक ट्रेस the pathway where you have gone wrong or where the system has behaved incorrectly according to you and then you can correct it. वो आप तभी कर पाएंगे जब ये जेनेटिक मेकअप आपको अच्छे से पता होगा, क्योंकि जो भी डीएनए या जो भी पर्टिकुलर बायोमोलिक्यूल आपने आपके सिस्टम में डाला है वो कैसे बिहेव कर रहा है, ये बात आप तभी समझ पाएंगे जब आपको उसकी सारी डिटेल्स पता होंगी, है ना। एकदम सिंपल सा लॉजिक है। तो ई कोलाई का जेनेटिक मेकअप पूरा का पूरा स्टडी हो चुका है, उसके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारा मटेरियल है, तो यू कैन ट्रेस की वेयर इट इज गेटिंग रॉन्ग एंड देन यू कैन मेक इट करेक्ट, ठीक है। उसके बाद तीसरा तो आ ही जाता है, क्या है? इजी टू हैंडल एंड
बैक्टीरिया डालो, इंक्यूबेटर में रखो, इकोलाई फट से ग्रो कर जाता है। दैट इज एज सिंपल एज दैट। हाँ, जितना जल्दी इसको ग्रो करना है, अब दूसरे कल्चर्स में यही एक बैक्टीरिया है, ऐसे ही कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो दूसरे कल्चर्स में भी ग्रो कर जाता है, मतलब उसको कंटामिनेट कर देते हैं। तो सोचो जब दूसरे में जाके ग्रो कर सकता है तो उसको खुद को जब एनवायरमेंट मिलेगा तो कितनी जल्दी ग्रो करेगा। इसलिए ये कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पर इकोलाई काम किया, जिसकी वजह से इकोलाई जो है वो काम कर जाता है। अब इकोलाई के साथ लिमिटेशंस क्या है वो देखो, ठीक है। Although it is very favorite organism, but still there are some limitations. What are they? This is a prokaryotic system. Although we have discussed this part also, but still I am repeating so that you just have a note at one place. ठीक, E. coli is a prokaryotic system and you cannot use E. coli as a host system where you are designing your particular product that is to be delivered or that is meant to be in the eukaryotic system. Why? Because prokaryotic system and eukaryotic system behave separately. There are certain complex things which are there in the eukaryotic system and not in the prokaryotic system. For example, you have certain modifications which include you have glycosylation of proteins, you have post-translational modification, you have splicing, and certain things that are there within the eukaryotic system which prokaryotes cannot handle. एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ई कोलाई को आप तब यूज नहीं कर सकते जब आपको आपका सिस्टम में यूकैरियोटिक प्रोसीजर चाहिए, क्योंकि अगर आपका प्रोडक्ट यूकैरियोटिक सिस्टम में बिहेव करता है तो इट रिक्वायर सर्टेन थिंग्स एक्स्ट्रा और सर्टेन एड ऑन, जैसे कि उसमें होता है ग्लाइकोसाइलेशन प्रोटीन्स का, उसके बाद बहुत सारे मॉडिफिकेशंस होते हैं जैसे कैपिंग है, टेलिंग है, जो प्रोकैरियोटिक में नहीं होता, जिसको आप बोलते हैं पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन। उसके बाद होता है स्प्लाइसिंग, ठीक है, यानी कि रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स। तो ये सारे मैकेनिज्म जो है वो प्रोकैरियोटिक सिस्टम सपोर्ट नहीं करता, उसके लिए यू हैव टू मूव ऑन टू द यूकैरियोटिक सिस्टम। एंड फॉर दैट देखो रिलेटेबल चीजें हैं, ई कोलाई को यूज किया, कहाँ पे काम नहीं करा, यूकैरियोटिक, इसका मतलब आपको अब यूकैरियोटिक सिस्टम चाहिए, है ना। तो ऐसा फेवरेट ई कोलाई की तरह ही यूकैरियोटिक सिस्टम कौन सा है, इट इज दिस ईस्ट सेल। जैसे ई कोलाई प्रोकैरियोट में, वैसे ही ईस्ट सेल हमारा यूकैरियोट में। क्यों? अगेन द सेम थिंग्स दैट गोज विद द ई कोलाई, बस कुछ कुछ डिफरेंसेस है। कुछ डिफरेंसेस क्या है, एक तो ई कोलाई सबसे सिंपलेस्ट यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, इसीलिए यूज किया जाता है। हाँ, जेनेटिक मेकअप आप इसका भी स्टडी कर चुके हैं हम लोग। 20 मिनट्स डबलिंग टाइम नहीं होता, बट स्टिल इट इज इजी टू हैंडल एंड इजी टू ग्रो। हाँ, इसमें एक और चीज और पॉइंट आप एड ऑन कर सकते हैं, स्केल अप एंड मैनिपुलेशन बिकम्स इजी इन केस ऑफ ईस्ट सेल। अब ये स्केल अप क्या है? स्केल अप का मतलब होता है, सपोज यू आर डिजाइनिंग योर रिएक्शन टू बी कैरीड आउट इन 1 ml ऑफ द सिस्टम और 1 ml ऑफ द रिएक्टेंट सोल्यूशन, ठीक है। 1 ml के लिए आपने आपकी रिएक्शन जो है वो डिजाइन, मैं एक जनरल बात बता रही हूँ, इट इज नॉट एट ऑल रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर थिंग, जिससे आपको स्केल अप समझ में आ जाए। 1 ml के लिए आपने अपनी रिएक्शन डिजाइन करी और चेक किया कि कैसे वो रिएक्शन बिहेव कर रही है। अगर वो सक्सेसफुल हो गए तो ऑब्वियसली 1 ml से आपका कुछ भला नहीं होने वाला। इफ एट ऑल यू आर डिजाइनिंग योर रिएक्शन टू अ वेरी बिग इंडस्ट्री और समथिंग लाइक दैट, है ना, तो आपको उसका स्केल अप करना है। पहले आप 1 ml में टेस्ट कर रहे थे, अब आप 10 ml में टेस्ट करेंगे, फिर आप 100 ml पे जाएंगे। तो ये होता है स्केलिंग अप। तो ईस्ट सेल के अंदर ये स्केलिंग अप भी बहुत इजी होता है। मान लीजिए 1 ml में एक्स एंड वाई आपने कुछ अपने जो रिएक्टेंट्स हैं वो डाले, तो जब आप 10 ml में बढ़ा रहे हो तो यू कैन गो विद द प्रोपोर्शनेट थिंग्स टू इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट एंड यू कैन कैरी आउट। इसका ये होता है स्केलिंग अप। तो इस सेल में स्केलिंग अप बहुत आसान होता है। ये स्केलिंग अप आप जब बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग पढ़ेंगे या फिर डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग पढ़ेंगे डीएसपी, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा, बिकॉज देयर यू विल डील विद द रिएक्टेंट, यू विल डील विद द वेसल्स, यू विल डील विद द रिएक्शन देन वेयर यू विल रिक्वायर ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। तो इस सेल में ये सब भी होता है। अब इसके अलावा यूकैरियोटिक सिस्टम में काम करने के लिए प्लांट एंड एनिमल सेल आर ऑल्सो अवेलेबल, बट येस दे आर लिटिल बिट डिफिकल्ट टू हैंडल। व्हाई?
बिकॉज यू नीड टू नो ऑल दी थिंग्स प्लांट सेल और एनिमल सेल में सिर्फ ऐसा तो है नहीं एक ही चीज है, तो जो आपने डीएनए अंदर डाला उसका पूरा बिहेवियर उस पर्टिकुलर सेल पे कैसे काम कर रहा है वो सब भी देखना पड़ता है। बट येस ऑब्वियसली दे आर ट्राइड आउट एंड व्हेन दे आर टारगेटेड व्हाट यू गेट आउट ऑफ दीज, यू गेट जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। आज के लेक्चर में शॉर्ट फॉर्म्स बहुत हैं, अगर आपने लेक्चर पूरा ध्यान से नहीं पढ़ा होगा तो ऑब्वियसली समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, तो जब प्लांट और एनिमल सेल्स एज अ होस्ट सेल यूज किए जाते हैं और फिर उनमें कुछ चेंजेस होते हैं तो व्हाट यू गेट ट्रांसजेनिक मॉडिफाइड genetically modified organisms, or you can say transgenic plants and transgenic animals. There are very many examples where these particular systems have been used as the host cell and you have got the transgenic plants and animals, जैसे कि नाम भूल रही मैं, बीटी कॉटन है, बीटी टोमेटो है, बीटी ब्रिंजल है, ये सारा कुछ रिकॉम्बिनेंट तरीके से ही उसका डीएनए मॉडिफाई करके उसके बाद हमको मिले हैं। ठीक है, तो this is all with this particular host cell, that is one of the tools required for the rDNA technology and we are end up with this host cell also. नेक्स्ट लेक्चर में नया टूल लेकर आगे बढ़ेंगे हम और चीजें और इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है, डोंट वेट फॉर द एंड, जस्ट आस्क देन एंड देयर इटसेल्फ आई एम अवेलेबल टू आंसर ऑल योर डाउट्स, राइट? We will meet again in our next lecture with some another important and interesting tools. Till then, take care. Bye bye. Thank you.